ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग फिर से एक नए पेपर के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। आज की क्लास में सेंट जोसेफ स्कूल का पेपर ये लिया जा रहा है, सेकंड प्री बोर्ड का, और इसके एमसीक्यू और जितने भी मैक्सिमम हो सकेगा तो आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ गया होगा। द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्ट मतलब पूरे प्रोग्राम का पूछ रहा है या किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का या स्टेटमेंट का। तो इसमें जो है द स्टेटमेंट यानी एक ही स्टेटमेंट है कोई जो स्टॉप करता है एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्ट। तो इसमें क्या लगाया आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। ब्रेक। हाँ, इसमें ब्रेक लगेगा क्योंकि कंस्ट्रक्ट का मतलब है लूप का कंस्ट्रक्ट है या स्विच केस का कंस्ट्रक्ट है। उससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो आपका ब्रेक होगा। बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of these which of these is a correct format to create the character literals with value a। यानी कौन, ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन ए कैरेक्टर लिटरल। ये कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट फॉर्मेट टू क्रिएट अ कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल का मतलब सिंगल कोट्स में कोई भी कैरेक्टर दे दीजिए वो कैरेक्टर लिटरल होता है। अब जैसे ये भी आपका कैरेक्टर लिटरल हो सकता था, ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल कोट्स नहीं लगा है और इसमें डबल कोट्स लगा दिया है। और लिटरल का मतलब वैल्यू से होता है, ना कि यहाँ पे वेरिएबल से होता है। वेरिएबल से लिटरल का मतलब नहीं होता है। जैसे कि इंटीजर लिटरल कहे तो int a इज इक्वल टू 5 जो लिखा है, तो इसमें ये जो 5 है ये लिटरल कहा जाएगा, ना कि int a। तो वैल्यू को लिटरल कहा जाता है, तो 5 आपका इंटीजर लिटरल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद विच इज द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल r1। यहाँ पे मैट डॉट मिन में दोनों नंबरों में कौन सा नंबर छोटा है, -5.83। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा मिन से, और एबीएस फंक्शन से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5.83। हाँ पहला वाला ना। ठीक है, पहला वाला आपका आंसर सही माना जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, चूज ऑड वन। इनमें से अलग अलग कौन सा है। तो जो है इंट, कैर, डबल, स्ट्रिंग, सारे डेटा टाइप ही नजर आ रहे हैं। तो अलग क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, क्योंकि डेटा टाइप हमारे दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये इंट, कैर, डबल तो ये तो प्रिमिटिव में आ जाते हैं, और स्ट्रिंग जो है नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है, इसलिए स्ट्रिंग को अलग मान लिया जाएगा। विच वन इज माइनर इंटीजर डेटा टाइप। माइनर मतलब सबसे छोटा ना। हाँ, बाइट बाइट, बहुत अच्छा, बाइट सबसे छोटा होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विच ऑफ दीज हैव अ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। यानी कि कुछ ऑपरेटर्स ये सिंबल्स दिए हैं, इनमें सबसे पहले कौन सॉल्व होता है। प्लस सबसे पहले ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। उसके बाद फिर आपका ये नंबर 1 पे ये, फिर नंबर 2 पे ये, फिर नंबर 3 पे आपका ये शिफ्ट ऑपरेटर, नंबर 3 पे यही होगा। उसके बाद आपका ये शिफ्ट ऑपरेटर हो जाएगा। इस तरीके से रहता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रैकेट। फिर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप लाइक while for do while causes the program execution dash the loop। तो यहाँ पे skip present iteration and continue with next iteration, exit none। कौन सा सही रहेगा, बी बिल्कुल। आप बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे ये आपका while लूप दिया गया है, while और कोई कंडीशन यहाँ लगी है, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपने कोई इफ कंडीशन लगा रखी है, और जिसके अंदर आपने कंटिन्यू लिख रखा है, कंटिन्यू।
और उसके बाद कुछ और भी स्टेटमेंट लिखे हैं। तो ये आपका कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू यहाँ से सीधे कंट्रोल को नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देगा, उसको नीचे लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो वाइल और डू वाइल में तो ये क्या करता है, कंटिन्यू सीधे कंडीशन पे भेज देता है, लेकिन फॉर लूप में कंटिन्यू सीधे प्लस प्लस पे भेज देता है, यानी अपडेशन पार्ट पे आपका कंटिन्यू भेज देता है। ये डिफरेंस एक याद रखिएगा कि वाइल डू वाइल में सीधे कंडीशन पे जाता है कंटिन्यू के बाद, और फॉर में सीधे प्लस प्लस माइनस माइनस वाले पार्ट पे चला जाता है, उसके बाद फिर कंडीशन पे जाता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका एन इफ स्टेटमेंट इन जावा इज ऑल्सो डैश स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट। बहुत अच्छा। देखिए अगर बुलियन स्टेटमेंट कहें तो यानी कि बुलियन वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर किया जाएगा, बुलियन ए इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स कुछ ऐसे, तो ये बुलियन स्टेटमेंट हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स को ही कहा जाता है। इटरेशन स्टेटमेंट आपका जो है लूपिंग को कहा जाता है, और ऑप्शनल टाइप का कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो कंडीशनल आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ऑर्डर द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बाइट साइज। ये जो वेरिएबल का कुछ वेरिएबल दे दिए गए, इनका बाइट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटा वाला पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए फिर सी। बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये हम लोगों ने अपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ऐसे ऑपरेटर जो मैंने लिखाए हैं, ऑपरेटर भी बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखवाए हैं, ये छोटे से नहीं बड़े से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाए हैं, बड़े से छोटे की ओर। पहले हमने आपका यूनरी ऑपरेटर लिखवाया है, फिर बाइनरी ऑपरेटर लिखवाया है, फिर टर्नरी। तो बाइनरी ऑपरेटर में भी पहले अर्थमेटिकल लिखवाया है, तो यानी कि वो बड़ा हो गया, फिर आपका रिलेशनल वो उससे छोटा, फिर लॉजिकल उससे छोटा, फिर इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर उससे छोटा। ठीक। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन जावा। न्यू वर्ड आइडेंटिफायर। देखिए न्यू कीवर्ड होता है, वर्ड कीवर्ड होता है, स्टैटिक भी कीवर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन ऑपरेट ऑन अ बूलियन वेरिएबल। तो बूलियन वेरिएबल का मतलब है ट्रू फॉल्स, यानी कौन से ऑपरेटर में ट्रू फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। सी और बी। सी एंड बी। तो देखो इक्वल इक्वल जहां लगेगा कंडीशन लगेगी वहां तो ट्रू फॉल्स आएगा ही आएगा, और उसके बाद जो है आपका जहां जहां सी और बी बताया आपने, यस। बी ये हो गया, और सी आपका क्वेश्चन मार्क कोलन साइन, तो ये भी आपका ये कह रहा है ऑपरेटर कैन बी ऑपरेट बूलियन वेरिएबल, तो ये भी यहाँ ट्रू फॉल्स देगा, बिल्कुल सही। सी और बी यानी पहला वाला आपका सही हो जाएगा। एंड स्पेशली दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब आपका रिजल्ट एग्जीक्यूट करता है, और ये तो आपका कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू या फॉल्स देगा ही देगा, ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो फॉल्स देगा ही देगा। सही है। वैसे इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि एंड भी हो सकता है, ए और बी तो लिखा नहीं है कहीं, ए बी नहीं लिखा है, ठीक, सी और बी ही होगा। ओके। फिर अ जावा कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ मेथड विदाउट क्या। रिटर्न टाइप। हाँ, जावा हैज नो रिटर्न वैल्यू, नॉट इवन वर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये छोटा सा आउटपुट हमें लग रहा है पूछा गया है, तो आउटपुट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका ये 6 लिखा है, -2 + 10 mod 4 + 7। तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते हैं हम लोग। लेफ्ट टू राइट को चलते समय हमें बड़ा साइन ढूंढना है, तो बड़ा साइन आपका कौन सा सबसे बड़ा साइन दिखाई पड़ रहा है सर? मॉड। मॉड दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो 6 - 2 और 10 mod 4 करेंगे तो 4 2 जा 8 जाता है, तो हाँ तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा +7। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की ओर चलेंगे तो प्लस माइनस सेम प्रेसिडेंस में होते हैं, तो जो पहले मिलता जाए वो सॉल्व करते जाओ, यानी 6 - 2 तो 4 आ जाएगा, +2 + 7। अब सबको चाहे इकट्ठा ऐड कर दो क्योंकि सारे प्लस हैं, तो 4 5 6 6 दिन बाद 13 आ जाएगा। तो पहला आपका ऑप्शन सही है। विच
exception is thrown when Java is out of memory। यानी जावा में जब प्रोग्राम आपने रन कराया और प्रोग्राम रन कराने से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहीं ना कहीं मेमोरी में ही स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर उस समय अगर मेमोरी की कमी पड़ गई, यानी रैम आपकी उतनी हाई नहीं है, जितना बड़ा प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करा दिया, तो कौन सी एरर आएगी? तो यहाँ पर मेमोरी एरर। मेमोरी आउट ऑफ एक्सेप्शन, ये सी वाली आएगी बच्चा, खाली मेमोरी एरर नहीं होता है। अच्छा, एरर एरर यहाँ मैं जैसे मैं कैसे कह रहा हूँ कि हाँ ये वाला एरर आएगा, तो आप याद रखिएगा कि जो भी एक्सेप्शंस के नाम होते हैं, जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ऐसे करके जो एक्सेप्शन के नाम होते हैं, तो उसमें नाम लिखने का तरीका होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल करते चले। जैसे मेमोरी का एम कैपिटल है, आउट का ओ कैपिटल है, बॉन्ड का ओ बी कैपिटल है, इस तरीके से आपका होता है। तो इस तरीके से इसको हमने पहचाना। बाकी है तो रियल में मेमोरी एरर, लेकिन रियल में क्या होता है वो ये वाली होती है। बाकी आपका इसको भी आप मेमोरी एरर कह सकते हो, ठीक है, और ये भी आप लिख सकते हो मेमोरी फुल एक्सेप्शन, लेकिन आपका जो नाम होता है, नाम ये वाला है। और बाकी जो है टीचर का जैसा अपना होगा जानकारी, उसके हिसाब से वो करेगा सही गलत। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सेप्शन, मतलब थोड़ा एक्सेप्शन वाला है, अलग टाइप का, इस तरीके क्वेश्चन मुश्किल है मिले आपको। विच ऑफ द फीचर्स ऑफ लूप्स इज इलिस्ट्रेटेड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग? पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये लूप से क्या लेना देना है पॉलीमॉर्फिज्म का? फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए पॉलीमॉर्फ मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग, आप ये वाली लाइन याद कर लो, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट, ये आपका इनकैप्सुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर विच डेटा टाइप कैन स्टोर 64 बिट? अब बिट में जब दिया है तो डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए तो बाइट में आ जाएगा, और फिर बाइट वाले आपने याद कर रखे हैं, लॉन्ग लॉन्ग तो 8 64 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 बाइट आएगा। तो 8 बाइट आपका किसका? लॉन्ग का होता है। सही है, बिल्कुल सही है, लॉन्ग का होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका a name of the variable is known as आइडेंटिफायर। हाँ। अब यहाँ पे जैसे मैं हर क्वेश्चन का डिटेल भी बताता चल रहा हूँ, जैसे यहाँ कहा गया कि अ नेम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, तो आपने आइडेंटिफायर कह दिया। तो नेम खाली वेरिएबल का नहीं होता है, 4 तरीके के नाम होते हैं पूरे जावा में। क्लास का नाम वो भी आइडेंटिफायर, वेरिएबल का नाम वो भी आइडेंटिफायर, फंक्शन जो वर्ड इनपुट इनपुट जो लिखते हो, कंप्यूट लिखते हो, डिस्प्ले, ये भी आइडेंटिफायर, और जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है ओबीजे, ये भी आइडेंटिफायर होता है। तो ये चारों नाम आइडेंटिफायर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज कॉज ऑफ फॉल थ्रू कंडीशन? तो फॉल थ्रू कंडीशन इन स्विच केस में कभी भी आए तो आप समझ जाइएगा ब्रेक स्टेटमेंट जब नहीं लिखा होता है तब फॉल थ्रू कंडीशन आती है। कोई बच्चा बताए कि ब्रेक स्टेटमेंट ना लिखा है तो स्विच केस में क्या गड़बड़ हो जाता है? सर फॉल थ्रू कंडीशन जनरेट हो जाती है। इसका क्या मतलब होता है? सर वो सारे चीजें हाँ, जहां जिस केस में ब्रेक नहीं मिलेगा तो उस केस को एग्जीक्यूट कराने के बाद वो अपने आप उसके आगे के नीचे के केसेस अपने आप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही आंसर माना जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। द फाइनल टर्मिनेटिंग वैल्यू ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल इन द लूप। अब जैसे ये है टर्मिनेटिंग कहा गया, यानी जब लूप फॉल्स होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। 8। हाँ, देखो 1 से चल रहा है और इक्वल टू 7 तक चल रहा है तो 7 तक तो चलेगा चलेगा, 8 पे फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। माइनस माइनस ऑपरेटर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल बाय 1। 1।
1 प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, 1 का इंक्रीमेंट या 1 का डिक्रीमेंट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, जावा एक्सप्रेशन। तो जावा एक्सप्रेशन का मतलब मैथ में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसको जावा में पूछा जा रहा है कैसे लिखा जाएगा। अच्छा इवेल्युएट कह रहा है, तो इवेल्युएट मतलब इसको सॉल्व करो। तो यानी x में आपका 5 था और पोस्ट का मतलब है यहाँ पर चेंज नहीं करना, यानी 5 ही बना रहना है। और इसकी वैल्यू जो चेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, 6। वो कहाँ पहुंचेगी, वो यहाँ पर पहुंचेगी, और 6 यहाँ पे पहुंचेगा। और उसके बाद ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट प्री में हो रहा है, तो इसका मतलब तुरंत चेंज कर दे। तो 6 से कितना कर देगा, यहाँ पर 5 5 कर देगा। तो यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। तो पहले मल्टीप्लाई कराओ, तो 5 इंटू 2 आपका 10 हो गया, 3 और फिर 3 इंटू 5 कर दो तो 15 हो गया। तो 10 15 कितना हो जाएगा, 25 25 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन लगभग फिक्स है आपका कि कोई चीज टर्नरी ऑपरेटर में दी है तो उसको इफ एल्स में कन्वर्ट करना है, कोई चीज इफ एल्स में दी है तो उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए दोनों का सिर्फ सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी वेरिएबल होते हैं वो तो पहले डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे INT CH मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूंगा। उसके सिंटेक्स क्या है कि इफ होती है और इसके अंदर यहाँ पर जो भी आप कंडीशन लिखना चाहें वो होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ की वर्किंग, फिर एल्स, और फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ की वर्किंग। तो ये सिंटेक्स होता है इफ एल्स का। तो आप इसमें वेरिएबल तो डिक्लेयर कर ही चुके हैं, आप सबसे पहले कंडीशन ढूंढिए कौन सी। कंडीशन आपकी क्या है, m इज ग्रेटर देन 300। तो m इज ग्रेटर देन 300, ये आपकी इसकी कंडीशन हो गई। फिर कंडीशन ट्रू होती तो क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट होता है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या है, m डिवाइड इज इक्वल टू 2। तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट होके किस में स्टोर हो रहा है, ch में स्टोर हो रहा है। तो ch आपका रिजल्ट वेरिएबल है, तो ch इज इक्वल टू m डिवाइड 10 इंटू 2, ये हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कोलन साइन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो यानी कि ch इज इक्वल टू m डिवाइड 20 माइनस 2, ये हो जाएगा। और सेमी कॉलन प्रॉपर लगा दीजिए, बस हो गया। बच्चों समझ में आ गया ये चीज, यस सर। ठीक। उसके बाद या यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही, तो आप देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाला वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा फंक्शन। तो मैथ डॉट पावर में 2 की पावर 3 करेंगे तो 8.0 आ जाएगा, और 8.0 को -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.0 7.0 आ जाएगा, और -7.0, और -7.0 ABS फंक्शन के साथ वर्क करेगा तो क्या आ जाएगा, 7.0। बिल्कुल, पूरा खेल करना पड़ेगा आपको, शॉर्टकट में काम ना चलाइएगा। उसके बाद देखिए ये जावा एक्सप्रेशन वाला जो उस समय हम कह रहे थे कि मैथ में कुछ भी लिखा जाता है उसको जावा में कैसे लिखेंगे, तो लगभग तो ये लिखा ही, खाली पावर वाली बात अलग है। तो आप यहां लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइड, और यहाँ पे मैथ डॉट पावर लगाएंगे क्योंकि ये पूरे होल ब्रैकेट का पावर है। तो मैथ डॉट पावर और c प्लस डी, ये आप ब्रैकेट में कर दीजिए, की पावर 3, ऐसे लिखा जाएगा। दिखाई पड़ गया, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, कि अगर जैसे आपको लगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो बोल जरूर दीजिएगा, जैसे कि एक से अधिक चीजों की जानकारी हो जाए। कहीं भी स्ट्रिंग एरे का कोई प्रोग्राम आए तुरंत इंडेक्स नंबर पहले नंबर पर डाल दीजिएगा। तो यानी 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है एरे या स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे क्या है, रिप्लेस करे m को ढूंढो और h बना दो। तो जितने भी m है उनको h बना दो, तो यहाँ पे लिखना चालू कर दो। m पहला वाला है उसको h बना दिया, फिर m दूसरा वाला है उसको h बना दिया, फिर b a i हो गया। तो ये जो भी वर्ड बन गया है ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। जितने m है सब h बना दिए बस। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स नंबर है, कैरेट फंक्शन 0 3 वाला कैरेक्टर तोड़ दे,
तो 3 वाला कैरेक्टर क्या है, बी है, तो आप यहाँ पर बी लिख दीजिएगा। उसके बाद रीराइट द लूप। अब जैसे कि इफ एल्स में कोई चीज है तो उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं, या टर्नरी ऑपरेटर में कोई चीज है तो उसको इफ एल्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे दूसरा कन्वर्जन आपका ये लगभग फिक्स है कि कोई लूप का कन्वर्जन जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको जो सीट दी गई बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें किसमें करना है, डू वाइल लूप यूजिंग फॉर लूप। तो डू वाइल लूप ये है, इसको फॉर लूप में बदल दीजिए। तो जब कभी भी कन्वर्ट करने वाली बात आएगी तो खाली आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो वेरिएबल में फॉर लूप में आपको मालूम है इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर होता है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे देखो किस लूप वेरिएबल से लूप चलाया जा रहा है। तो आई से लूप चलाया जा रहा है, इसका मतलब आई की वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे, आई खाली लिख दिया ऐसे, ठीक है। और यहां पे आपका एच लिख दिया, बस इतना ही लिख दिया। और उसके बाद जो है अब आपको एक स्टेटमेंट और बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर h इज इक्वल टू आई, ये नहीं, अच्छा अभी नहीं, h इज इक्वल टू आई अभी नहीं लिख सकते क्योंकि आई के पास कुछ है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा अलग कर दिया है इन्होंने। अब मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कंडीशन आई इज लेस देन 0 हो जाएगा। कंडीशन के बाद फिर अपडेशन, अपडेशन में आई प्लस प्लस हो रहा है, ये प्लस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद करने के बाद कर्ली ब्रैकेट खोलिए और इसमें स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इन्होंने ऐसा बना दिया कि स्टेटमेंट ये ऊपर चला गया, एच इक्वल टू आई वाला स्टेटमेंट है वो इसी के अंदर रहेगा, एच इक्वल टू आई। ये बिल्कुल अलग टाइप का आउटपुट आया है पहली बार, ठीक है, कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब देखो क्या, अगर आप यहां पर इस चीज को ध्यान ना दे पाते, क्योंकि ये आई एच का डिक्लेरेशन भी है और साथ में आई अपनी वैल्यू भी स्टोर करा रहा है, तो ये यहां पर तो ये लाइन ठीक है कि आई में 3 स्टोर हुआ, फिर आई ने अपना 3 जो है एच को दे दिया, ये चीज यहां पर ठीक चल रही थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें फॉर लूप की, तो आई इक्वल टू 3 ये आपका यहाँ पे ही आना चाहिए, आई लेस देन 0 ये आपका यहीं आना चाहिए, आई प्लस प्लस ये आपका यहीं आना चाहिए। तो बॉडी ऑफ लूप में तो कुछ बचा ही नहीं। तो बॉडी ऑफ लूप में कुछ नहीं बचा, तो वही तो उन्होंने सीक्रेट रखा था कि आई की वैल्यू एच जो है में जानी चाहिए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मैंने लिख दिया है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि आउटपुट में चेंज नहीं आना चाहिए ना। तो आउटपुट के हिसाब से एच की वैल्यू यहां पर 3 हो जानी चाहिए। और हमने यहां जो लिखा है इसके हिसाब से अगर ये लूप चलाओगे, एक बार मैं लूप चला के देख लूं, अगर एच की वैल्यू 3 ही रहती है तब तो आपका सही है, अगर एच की वैल्यू 3 नहीं रहती तो ये आई एच इक्वल टू आई आपको ऊपर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए आई में 3 है, 3 छोटा है 0 से, बच्चों बताइए, 3 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई ना। यस सर। यस सर। कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, तो इसका मतलब आई की वैल्यू एच में तो जा ही नहीं पाई, पक्की बात है ना। और इसके हिसाब से आई की वैल्यू एच में जा रही है, तो इसका मतलब यहां पर ये एम्प्टी लूप के रूप में बनाया जा रहा है। आप कर्ली ब्रैकेट ना लगाइए, ऐसे छोड़ दीजिए, और आप यहां पर ये इसको जैसा ये है वैसा दिखाने के लिए आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। आप यहां पर मतलब देखिए, कन्वर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन कन्वर्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपना वर्किंग बदल देगा। जो ये लूप का आंसर आना चाहिए वही इस लूप का आंसर आना चाहिए। तो आई इक्वल टू 3 कॉमा एच इक्वल टू आई, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब इनिशियलाइजेशन जो आई इक्वल टू 3 होता है वो यहां होना चाहिए, तो अब यहां कर नहीं सकते क्योंकि हमें यहां पे करना मजबूरी, क्योंकि आई की वैल्यू एच में डालनी है 3, और उसके बाद लूप चलेगा नहीं, है ना। लेकिन अब ये एक डिफरेंस है वाइल और फॉर, डू वाइल और फॉर में, कि डू वाइल लूप एक बार तो चली जाता है, तो ये अपने आप चली जाएगा एक बार। अब इसके हिसाब से कुछ किया नहीं जा सकता कि वैसे तो दोनों लूपों में सेम आंसर आना चाहिए, लेकिन डू वाइल लूप तो कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट गायब कर सकते हैं। देखिए ये वाला पार्ट गायब करा जा सकता है, ये वाला भी पार्ट गायब करा जा सकता है, और ये वाला भी पार्ट गायब करा जा सकता है। बस सेमीकोलन आपके प्रॉपर लगे होने चाहिए। तो आप जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसके हिसाब से आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। ये एसओपीएलएन कहां पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, लूप से बाहर।
तो यहाँ पे आपका लूप का ये कर्ली ब्रैकेट खोला। अब लूप के अंदर का स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट हो तो आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोलने की कोई जरूरत नहीं, सीधे एसओपी ln डाल दीजिए और h प्लस डबल कोट्स में स्लैश t प्लस आई, ये लिख दीजिए। अब मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसके हिसाब से आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊं, तो चेक कर लिया जाए जरा। तो i में 3 है और 3h को दे दिया, उसके डू पे आओगे, नीचे आ जाओगे, तो i के पास 3 था, 3 से प्लस प्लस होकर ये 4 हो गया, और उसके बाद यहां आओगे, 4 छोटा है 3 से, कंडीशन फॉल्स, तो यहीं से बाहर चले जाओगे। अब h अपनी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, h के पास तो i ने 3 दिया था तो ये 3 प्रिंट करेगा, और i अपनी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा बच्चों, 4 4 प्रिंट करेगा, क्योंकि i में 4 तो हुआ था, अभी कंडीशन चेक हुई थी। अब जरा इसको चेक करा के देख लेते हैं। i में 3 स्टोर हुआ और i ने अपना 3h को दे दिया, फिर सबसे पहले आएगा तो वो यहीं पे, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेटमेंट मिलेगा नहीं, तो यहाँ से सीधे वो यहाँ चला जाएगा, और i के पास क्या है 3 है, तो 3 इज लेस देन 0, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये आपका ये बाहर आ जाएगा, और बाहर जब आएगा तो आपका जो है h वाली लाइन प्रिंट कराएगा। तो h में क्या है, h में आपका 3 है, और i में क्या है, तो i कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अपडेशन पार्ट पे पहुंच ही नहीं पाया, तो i की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे 3 रहेगी। तो ये डिफरेंस, इसमें 3 4 प्रिंट हो रहा है, इसमें 3 3 प्रिंट हो रहा है, क्यों हुआ, क्योंकि डू व्हाइल लूप एक बार तो चलता ही चलता है, क्योंकि वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, इस वजह से बस। तो ये सही कन्वर्जन है आपका। आप लोगों ने कुछ और किया, कहिए, निश्चित रूप से कुछ और किया होगा। यस सर। अब देखिएगा स्कूल का टीचर आपका क्या बताता है। अच्छा, यहाँ पे ये स्पेस नहीं देना होता, बस फॉर लिखो, गोल वाला ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन लगाकर कंडीशन, फिर सेमीकोलन लगाकर अपडेशन पार्ट, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसको और थोड़ा सा अगर एलोबरेट करें तो आप, हमने बताया ना ये खाली रख सकते, ये खाली भी रख सकते हैं आप, जैसे वैसे तो हमें जैसे जैसे लिखा वैसे सही है, वरना आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सही होगा, i इज इक्वल टू 3 कॉमा h इज इक्वल टू आई, उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर लगाया, फॉर सेमीकोलन i लेस देन 0 सेमीकोलन, और इसको आपने कर दिया बंद। बंद करने के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट खोला और फिर यहाँ पर i प्लस प्लस लिख दिया और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका एसओपी ln वाली भी लाइन सेम एज इट इज उतार दी जाएगी। तो ऐसे लिखिए तब भी सही है, ऐसे लिखिए तब भी सही, लेकिन ये वाला फॉर्मेट ज्यादा सही, क्योंकि आपके ये जो जगह दी गई उनका यूज तो करिए आप, तो जगह का यूज करना चाहिए। इसको सब मेरा एक डाउट है। यस बेटा बताइए। सब फॉर लूप के बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया था, तो अगर सेमीकोलन ना लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन करके बंद कर देते और बॉडी ऑफ द लूप के अंदर कुछ ना लिखते, तब भी सही होता? तब भी सही होता, और एसओपी बॉडी ऑफ द लूप के बाहर होनी चाहिए थी। यस सर। हाँ, तब भी सही होता। ओके सर। उसके बाद जो है, तो इसको बच्चे जैसे ही स्कूल का आपका कॉपी चेक हो जाए तो डिस्कस जरूर करना है हमसे, ठीक है, कि क्या वहां पे बताया यस गया। सर। अब देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, तो इसमें तो आपको वेरिएबल के नाम लिख लेने चाहिए, जैसे कि आपने y इक्वल टू 5 लिख लिया है और फिर स्टेप 1 ऐसे डाला। ये रफ वर्क में काम करना होता है। y में 5 है, देखो ये वाला ऑप्शनल है तो इसे छोड़ दिया गया, और सीधे यहां से यहां आ जाओगे, तो 5 19 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर सेमीकोलन लगा है बाई चांस, तो एम्प्टी लूप का एग्जांपल है, तो ये नीचे नहीं आएगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा, लेकिन सेमीकोलन हमारा नहीं लगा है तो यहाँ पर ये नीचे आएगा और y प्रिंट करा देगा। तो पहले स्टेप में y की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगी आपकी। उसके बाद लूप का नेचर है कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ मिले या ना मिले, लूप ऊपर जरूर जाएगा, और i के पास 5 है तो 5 प्लस 2 कर देगा, तो 5 प्लस 2 आपका 7 हो जाएगा, 7, और फिर 7 भी आपका चेक करेगा, 19 से छोटा है तो इस कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए स्टेप 2 डालेंगे, कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेप 2 ना डालते, तो 7 यहाँ पर प्रिंट करा देगा, फिर 7 प्लस 2 तो आपका 9 आएगा, तो 9 भी कंडीशन ट्रू है, फिर 9 प्लस 2 चलाते जाइए 11, फिर आपका 11 प्लस 2 सर 7 टाइम्स 13,
और फिर आपका 13 + 2 15 15, और फिर 15 + 2 17 हाँ 17, और अब 17 + 2 19 तो आपका 19 भी चल जाएगा, क्योंकि इक्वल टू लगा है ना बच्चा। अब फिर 19 + 2 करोगे तो क्या होगा 21 20, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी, आप लूप से बाहर आ गए। तो आपने स्टेप ये गिन लिए, कितने बार चला? 8 times हाँ, तो इसको 7 टाइम नहीं कहेंगे, 8 टाइम्स कहेंगे। उसके बाद ये कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अच्छा, ये कुछ प्रोग्राम दिया है, क्लास का नाम स्कूल है। अच्छा, इसमें वो इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल ये सब पूछने के लिए, आर्गुमेंट वेरिएबल ये सब पूछने के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका अभी से अगर आप डिस्कस करना चाहें तो ए बी कैसे वेरिएबल हैं, क्लास वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है? क्लास वेरिएबल। ए बी आपके इंस्टेंस वेरिएबल नहीं, क्लास वेरिएबल है। स्टैटिक लिखा है ना, स्टैटिक के साथ में कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है अगर फंक्शन में ग्लोबल टाइप का, तो वो आपका क्लास वेरिएबल होता है। और एक्स वाई आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ए बी आपके क्लास वेरिएबल हैं, और सी और डी आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। आर्गुमेंट वेरिएबल। ये चारों वेरिएबल यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। और जेड लोकल वेरिएबल। ठीक, तो अब एक बार देख लेंगे, ये है आपका, देखिए मैं लिख ले रहा हूं, वैसे ही आप चेक कर लीजिएगा। आपका क्लास वेरिएबल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, उसके बाद आपका इंस्टेंस वेरिएबल आपसे डिस्कस किया, फिर आर्गुमेंट वेरिएबल डिस्कस किया, फिर लोकल वेरिएबल। तो ये चार ही तरीके के वेरिएबल होते हैं लोकल वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल में ए बी है आपका, इंस्टेंस वेरिएबल में एक्स वाई है आपका, और आर्गुमेंट वेरिएबल में सी और डी है आपका, और लोकल वेरिएबल में जेड है। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं और कोई बचा क्या। अच्छा, ये तो हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए। नेम द स्टैटिक वेरिएबल, तो आपका ऑप्शन ये वाला पहला वाला, नेम द स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल नाम से ही कह दिया गया, वैसे इसको कंफ्यूज करना चाहिए था, स्टैटिक स्टैटिक से तो बच्चा मैच ही कर लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था नेम द क्लास वेरिएबल, तो आपके ए बी हो गया। फिर नेम द टाइप ऑफ, स्टेट द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पूछा गया है। ओके, तो ये तो एक अलग चीज पूछ दी गई, बाकी वेरिएबल के नाम देख ही लिए। हाँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर, ये यहाँ पे स्कूल यहाँ भी है, स्कूल यहाँ भी है, और यहाँ पे आपका पैरामीटर में वैल्यू दी है, तो ये कंस्ट्रक्टर कैसा माना जाएगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। कंस्ट्रक्टर, तो आपका ये दो आंसर इसके आपके यहाँ पर हैं। अच्छा बच्चों, मैंने बता दिया प्रोग्राम में आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही हमेशा आता है, 15 सालों 20 सालों से जैसा भी देखा गया है। लेकिन अगर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर आता है तो आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि पैरामीटर का क्या रोल है और कैसे, वो मैंने आपको बताया है, और आपके पास शीट जो है प्रोग्रामिंग वाली फंक्शन की, उसमें भी समझाया गया है। उसके बाद देखिए स्टेट द टोटल साइज इन बाइट। अगर एरे है कोई, ठीक है, तो एरे का साइज देख लीजिए, ये कैसा है, कैरेट टाइप का है, और ये कैसा है, फ्लोट टाइप का है। तो आप पहले क्या कीजिए, पहले कैर टाइप का जो है कितना इसका कैरेक्टर कितनी बाइट मेमोरी लेता है, 2 बाइट, और इसका कितने बॉक्स बनेंगे, 4, तो आपका 2 × 4 8 बाइट हो जाएगा। ऐसे यहां पे देखें, फ्लोट कितने बाइट लेता है, 4 बाइट, और कितने बॉक्स हैं, 4 है, तो आपका 16 बाइट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर निकालने का तरीका ये हो गया। ठीक है, वो जो मैंने आईएमपी वाली फाइल दी है, अगर उसको आपने प्रॉपर लगा दिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मजाक हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सब क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसेगा।
ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। प्रोग्रामिंग पे एक नजर डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको फिक्स रूप से बताया गया है कि वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले से इफ एल्सिफ का क्वेश्चन आता है, तो क्यों नहीं याद कर लीजिए आप। इफ एल्सिफ का क्वेश्चन तैयार रखिए, वो ज्यादातर तैयार भी 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। फंक्शन आपको बता ही दिया गया है, तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। अभी जरूरी नहीं कि हम लोग ये प्रोग्राम डिस्कस करें, अगली क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये हमें लगता है किसी क्वेश्चन में, उसमें किसी में हमने कराया है। आपके पेपर में आया था। अच्छा, हमारे वाले पेपर में ये क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा, जो हम लोगों ने संडे वाला पेपर लिया था। ठीक है, फिर ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा, तो सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस को पहले अपर केस में कर दे रहे हैं, फिर हर वर्ड का पहला लेटर जोड़कर एक नया वर्ड बना ले रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल बताया गया है क्लास के अंदर। फिर आपका 20 इंटीजर्स लेना है, सॉर्ट फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर और नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी पिछले एलपीएस के पेपर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और प्रोग्राम अभी भी Yes, लिखा है हमारे पास, ग्रुप में भी मैंने। फिर ये आपका मेनू ड्रिवन प्रोग्राम स्विच केस से आ गया कि आपका कोई एक नंबर इनपुट करो, और ये कौन सा नंबर है, नीवेन नंबर। तो ये तो हम लोगों ने क्लास टेस्ट में, संडे वाले टेस्ट में लिया ही है कई बार। ठीक है, तो ये भी आसान है, ये पैटर्न बिल्कुल आसान है, सबको समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग देख लो 1 2 3 4 5, तो जे फॉर जे इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा, आई आई रखा जाएगा। और फिर कहां तक जा रहा है, 5 5 5 तक, और कैसा चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। तो फॉर जे, मैं हल्का सा दिखाई दे रहा हूं, बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है कि ऊपर वाला लूप आई वाला होता है, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए पहले, और फिर नीचे वाला लूप देखिए, फॉर जे इज इक्वल टू आई करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 हमें आई से मिल जाता है, और आई 1 2 3 4 5 देगा, इसलिए 1 से 5 तक का चला दीजिए आप, और असेंडिंग ऑर्डर इसलिए लेस देन इक्वल टू वो प्लस प्लस चला दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 से 5 ये भी चल रहा है, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर लेस देन इक्वल टू, और लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दिया और जे प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद एक लाइन में 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो यानी जे ही प्रिंट हो जाएगा, तो एसओपी जे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोल के बंद कर दीजिए, और फिर एसओपीएलएन से लाइन चेंज कर दीजिए। तो बच्चों आपको मैं साफ साफ बता दूं, पैटर्न आपको या तो ये वाली डिजाइन के पैटर्न आपको समझ लेने हैं, और या तो ये वाली डिजाइन के पैटर्न समझ लेने हैं। स्पेस वाली डिजाइन के जो पैटर्न है, जो इस साइड वाले हैं, ये वाले, तो ये वाले हमारा कोई भी अभी ऐसा विचार नहीं कि ये क्वेश्चन आपके आएंगे कहीं पर से, बस आपको पढ़ाए गए तो आपको आइडिया है, लेकिन पैटर्न के पीछे टाइम ना बर्बाद कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे सिंपल ही पैटर्न आएगा, और इस डिजाइन में या इस डिजाइन में ही आएगा। अगर इससे बढ़ते हैं तो सिर्फ ये डिजाइन आएगी, ये डिजाइन तो बिल्कुल नहीं आएगी, बस ज्यादा ज्यादा ये कह सकते हैं। तो उसमें स्पेस का लूप एक बढ़ जाएगा, आपको पता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि फर्स्ट 15 नंबर्स ऑफ पेल सीरीज। ओके, पेल सीरीज एक होती है, द सीक्वेंस ऑफ पेल सीरीज स्टार्ट्स विद 0 and 1, and then each पेल number is sum of twice previous पेल नंबर। ठीक है, जैसे आपका वो फिबोनाची सीरीज होती है, उस तरीके से आप मान चलिएगा। एंड पेल नंबर बिफोर दैट, अच्छा, द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस पेल नंबर इज, ये है। तो ये क्या कहा गया कि आपका ये 0 1 से स्टार्ट होती है सीरीज, ठीक है, और इसमें कहा गया अगला जो भी टर्म आता है क्या होता है, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ प्रीवियस नंबर। तो यानी कि 0 और 1 को अगर हम सम करते हैं तब तो आपका 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ 2 दिया है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए, सीक्वेंस ऑफ पेल्स नंबर स्टार्ट्स विद 0 1, ठीक है, इससे स्टार्ट हो गए। ईच पेल नंबर इज सम ऑफ ट्वाइस। सम ऑफ ट्वाइस से क्या मतलब निकाल रहे हो, सम ऑफ ट्वाइस बिफोर दैट, sir, 2 times. तो इससे पहले दो नंबर्स का सम। तो यहाँ पर ये तो फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 0 + 1 करेंगे तो 2 कैसे आ गया, और फिर अब यहाँ पे 1 2 ऐड करेंगे तो 5 कैसे आ गया।
तो वो चीज यहाँ पे नहीं बन रही ना। सर इसमें ट्वाइस द प्रीवियस पर लिखा है। हाँ तो ट्वाइस का क्या सेंस हुआ बच्चा इस नंबर लगा सर जीरो 2 का इंटू 1 2 प्लस करके 1 प्लस 1 कर देंगे। और सर 1 + 2 + 2। एक बार फिर से बताइए। हाँ 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 होगा फिर 2 आएगा। 1 प्लस सर 2 इंटू 2 1 + 2 × 2। नहीं 1 + 2 + 2। अच्छा तो अगर हम 1 लें तो 1 और 2 + 2 अगर करते हैं तो आपका ये 4 हो जाता है। तो 1 + 4 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 5 मान लीजिए ये मिल गया। अब एक टर्म और बनाओ जरा इसके आगे वाला 0 + 1 इसके आगे तो 12 वाला। सर 2 + 5 + 5 प्लस 2 2 + 2 + 5 + 5 + 5 4 तो 2 + 5 + 5 तो 2 और 5 + 5 तो 10 हो जाता है, तो यानी कि 12 आ जाएगा। यस ठीक सर। है, अब सीक्वेंस पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पे 1 था, ये 1 था, और यहाँ पे इसका आगे वाला 2 + 2 किया गया। यहाँ 2 था और इसके आगे 1 के आगे 2 ले लिया गया, तो समझ में आ रहा है। लेकिन 2 के आगे डायरेक्ट 5 ले लिया गया, इसका क्या सीक्वेंस है ये आपको पकड़ना पड़ेगा। फिर ये 12 आ गया। अब अगर अच्छा ये 29 अगर निकालना चाहें तो देखो क्या निकालोगे। सर 12 + 12 सर + 5 12 + 12 + 5 12 प्लस 12 + 5 अब इसमें तुमने कौन सा सीक्वेंस बताया ये तो ये ट्वाइस जो है फिर अभी तक तो लास्ट वाला ट्वाइस कर रहे थे 2 + 2 5 + 5। अब यहाँ पे ये कैसा ट्वाइस मैं हो रहा है। सर इसको बता 5 5 + 12 + स्टार्टिंग में 12 ही लिखेंगे, पहले बता दिया गया। है प्रीवियस पेल नंबर का ट्वाइस। तो जो पेल नंबर आया है उसको ऐड करो, उसके बाद उसको 2 टाइम ऐड करो, उसके बाद उससे पहले वाला जो पेल नंबर है उसको फिर से ऐड करो। यानी कि 5 + 12 + 12। यस सर। यस सर। हाँ तो अब सही है 5 + 12 + 12। तो ठीक, इसको अभी बनवा दिया जाए। यस सर। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर तो आपके फिक्स हैं, इनसे तो आपका ये चीज आई थिंक नहीं बन पा रही। जैसे हम वही चीज करके देखें 0 + 1 + 1, हाँ तो 2 बन जा रहा है। ठीक है, तो अब 0 कैसे आया गया अगर इस पे भी गौर करें, 0 कैसे आया होगा इस पे गौर करें तो -1 प्लस -+1 -1 + 1 + 1 अगर कुछ ऐसे करें। नहीं, सुन इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाओ। तो -1 + 1 + 0 -1 नहीं, ऐसे खाली 0 लाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है, इसी सीक्वेंस को कुछ फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो -1 प्लस 0 + 0 तो 0 ही आ जाएगा, और उसको 1 से प्लस करोगे तो आपका नहीं बन पाएगा। या -1 ना करें तो यहाँ पे अगर 0 करें, 0 प्लस, नहीं तब भी नहीं बन पाएगा। पूर्वी आपने क्या बताया था, एक बार फिर से बोलिए, देखें क्या उसमें हो सकता है। तो -1 + 0 + 1 ये तीनों नंबर अलग हो जा रहे हैं ना, तो ट्वाइस यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जैसे 1 + 1 है, 2 + 2 है, 5 + 5 है, तो वो चीज नहीं बन पा रही है। उसका स्टार्टिंग लेके चल सकते हैं ना कि अगर पेल नंबर 0 मान रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर 2 नंबर तो उन्होंने पहले कह दिए ना कि इन्होंने वो तो मेरा वाला तरीका है कि हम लोग स्टार्टिंग वाला 0 भी ले आते थे फिबोनाची सीरीज में, तो लूप के अंदर ही सब हो जाता था। वरना यहाँ पे देखो बिल्कुल आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी दिखा रहे हैं आपको। 0 1 आप पहले से ले लीजिए। आप यहाँ पे a = 0 ले लिया और b = आपने 1 ले लिया, और उसके बाद जो है a और b को प्रिंट करा दिया, SOPLN a और SOPLN आपका b, ये दोनों प्रिंट करा दिए। उसके बाद कहाँ तक ले जाना चाहे तो एंटर, ये 15 नंबरों तक ले जाना चाहते तो लिमिट अगर 15 है तो 2 नंबर तो हमने स्टार्टिंग के पहले प्रिंट करा दिए, तो यानी कि लूप को 2 कम चलाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर i = 3 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 तो आपके हो ही गए हैं, तो 3 से आप स्टार्ट कर लो। और i <= 15 और i++
उसके बाद अब आप वहां पे वो वाले तरीके में आ जाओ कि प्रीवियस वाला नंबर, जैसे कि ये 0 को तो आपको 2 बार करना है, नहीं 0 को 1 बार करना है, यानी कि a प्लस और b प्लस बी, ये जो सीक्वेंस आप लोग बना रहे हो उसके हिसाब से b प्लस बी, और इसको मान लीजिए आपने c में स्टोर कर लिया और फिर SOP ln c को प्रिंट भी करा दिया। उसके बाद आपको अब स्वैपिंग वाला भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका 0 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 15 से छोटा है तो नीचे आ जाओ, और b के पास क्या है, b के पास 1 है तो 1 प्लस 1, और ये 0 हो गया तो 0 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका ये 2 आ जाएगा 2, तो आपका यहाँ पर 2 मौजूद है। 1 मिनट, ये 2 मौजूद है आपका ये वाला, ठीक है, और 0 1 प्रिंट हो चुका, 2 भी प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे फिबोनाची सीरीज में कुछ स्वैपिंग वैपिंग करते थे उसी हिसाब से अब हमारा पास क्या होना चाहिए, ऐसे अंदाजा मारो। हमारे पास यहाँ पर a में 0 था और b में आपका 1 था, तो ये आपका फॉर्मूला बना। अब अगला हमारा नंबर क्या होना चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 2, ये बनना चाहिए। तो 1 किसके पास आ जाए, a के पास आ जाए और b के पास 2 आ जाए, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म हमारा बन जा रहा है। तो जरा स्वैपिंग आप सोच के बताओ क्या करें, a में 1 आ जाए इसके लिए क्या करें, तो b a इज इक्वल टू b कर a इज इक्वल टू b कर दें, और और b इज इक्वल और टू c कर b में आपका 2 आ जाए, तो 2 अभी c में आया था तो b इज इक्वल टू c कर c। दें, बस हो गया प्रोग्राम आपका। अब बन गया बच्चों, अब चलाना चाहे चलाएं। जैसे एक बार मैंने ये टू आ गया आपका, प्रिंट हो गया। अब बी अपना नंबर, बी के पास क्या था 1 था, वो ए को दे दे, ए के पास 1 आ गया, और सी के पास 2 था, वो 2 बी को दे दे, तो ये वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होके आपका 3 से 4 हो जाएगा, 4 भी 15 से छोटा है, नीचे आ जाए। अब बी में क्या पहुंच चुका है, 2 पहुंच चुका है, तो 2 प्लस 2, और ए में 1 पहुंच चुका है, तो 2 प्लस 2 प्लस 1, तो आपका ये 5 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म 5 मिल गया, एक बार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से बी के पास क्या था, 2 था, तो 2 इसको दे दिया, और सी के पास क्या आया 5 आया, तो 5 इसको दे दिया। अगली बार फिर से कीजिए 5 प्लस 5, क्योंकि बी के पास 5 आया है और ए के पास 2 है, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, तो आपका ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, सही चल रहा है? यस Yes, सर। sir. हाँ, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं इसके अंदर जिसको हम कहें कि हाँ वो, जैसे जिन बच्चों ने नहीं मालूम है, जैसे कि आपका बबल सॉर्ट का पहले 10 नंबर 20 नंबरों में असेंडिंग ऑर्डर हो जाएं और बाद के 10 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएं, तो ये वीडियो मैंने अभी अभी डाल चुके हैं हम वहाँ पे चैनल पर या आपके ऐप में, तो आप वहां से देख लीजिए। ये सीरीज x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 इसमें कुछ भी नहीं है। और ये आपका मालूम है ये क्या हो रहा है, क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, ये वाली सीरीज भी हम लोगों ने की हुई है। और ये 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4, ये तो आसानी से हो ही जाएगा आपका। तो अगर जब हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तब देख लिया जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन हमने अपने पेपर को भी एक्सप्लेन किया है वीडियो में, तो वहां से देख लीजिएगा। तो ये सारा आपका प्रोग्रामिंग पोर्शन हो चुका है, सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, और आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, देखेंगे बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उम्मीद से ज्यादा, और मेरे आशीर्वाद के हिसाब से तो 100 में 100 ही आना चाहिए। बस आप अपनी भी मेहनत करते रहिए और हमारा जो है सहयोग लेते रहिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे एंड की जाती है।